हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शेख कुमार सर। आज हम आपको बताएंगे समरफील्ड के बारे में, जिन्होंने कक्षाओं को उपकोषों में विभाजित किया था। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया, फिर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। बोहर तथा बरी नामक वैज्ञानिकों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन के बाहर 7 वृत्तीय कक्षा होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में 2, 8, 18, 32, 32, 18 और 8 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन समरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कक्षाओं में चक्रण नहीं करते हैं। जो कक्षाएं होती हैं वो उपकोषों में बटे हुए होते हैं। जो कोष होते हैं, कक्षा होती है, वो कोषों में बटी हुई होती हैं। और इसने बताया कि 4 उपकोष होते हैं, S, P, D और F। 4 उपकोष होते हैं और प्रत्येक कोष में 2, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। अर्थात प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन का जो अंतर होता है, दोनों सभी उपकोषों में आपस में इलेक्ट्रॉन का जो अंतर होता है वो 4 का होता है। 2 में 4 2 6, 6 में 4 10, 10 में 4 2 14 इलेक्ट्रॉन। तो समरफील्ड ने बताया कि कक्षाएं जो कोष होते हैं वो उपकोषों में विभाजित होते हैं। और क्या उपकोष होते हैं? 4 उपकोष होते हैं, SPDF 4 उपकोष। तो यहां पर मैं कक्षा डालता हूं, कक्षा या कोष। इलेक्ट्रॉन की संख्या कोषों में, यहां उपकोष और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या और यहां डालूंगा उपकोष का आकार। अब देखिए, पहली कक्षा और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पहली कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो क्या ये कक्षा SPDF में विभाजित होगी? इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और पहले मैंने बताया था SPDF, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताया नहीं बताया? अब बताइए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो S उपकोष में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें उपकोष कौन सा होगा? S। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और S उपकोष का जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो पहले कोष में केवल और केवल S उपकोष होता है। अगर बात करें दूसरे कोष की, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। अब बताइए, इन दोनों को जोड़ो, 2 तो आ जाएंगे S उपकोष में और 6 आ जाएंगे P उपकोष में। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और 2 कितने हुए? 8। तो दूसरे कोष में उपकोष, दूसरा जो कोष होता है वो S और P 2 उपकोषों में विभाजित होता है, 2S में और 2P में। दूसरे कहने का मतलब है कि जो P उपकोष होता है वो दूसरी कक्षा से प्रारंभ होता है। पहली कक्षा केवल S उपकोष में बटी हुई होती है, दूसरी कक्षा S और P 2 उपकोषों में बटी हुई होती है, जिसमें S में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और P में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14। S उपकोष का तो आकार गोलाकार होता है और P उपकोष का आकार कैसा होता है? P उपकोष का आकार होता है डंबलाकार। कैसा होता है? डंबलाकार होता है। P उपकोष का आकार कैसा होता है? डंबलाकार होता है। अब तीसरे कोष की बात करें तो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। अब बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन P में आ गए,
8 हो गई और 10 इलेक्ट्रॉन डी में आ गई। तो तीसरा कोष कितने उपकोषों में विभाजित होगा? एस में, पी में और डी में। बताइए, देखिए तीसरा कोष 3s और 3p और 3d में विभाजित होगा या नहीं होगा? बताइए। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 और 6 8 और 10 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो तीसरा कोष एस, पी और डी 3 उपकोषों में बटा हुआ है। और डी उपकोष का आकार कैसा होता है? डी उपकोष का आकार होता है डबल डंबलाकार। कैसा होता है? डबल डंबलाकार। इसे हम क्या कहेंगे? डबल डंबलाकार, डमरू के आकार का। अब चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32। अब बताइए, टोटल देखें तो 2 और 6 8 और 10 18 और 14 32 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए? तो जो चौथा कोष होता है वो एस उपकोष में भी विभाजित है, पी उपकोष में भी विभाजित है, डी उपकोष में भी विभाजित है और एफ उपकोष में भी विभाजित है। यानी चौथा कोष एस, पी, डी, एफ चारों उपकोषों में बटा हुआ है, जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। और एफ उपकोष का जो आकार होता है, एफ उपकोष का जो आकार होता है बेटा, वो अनिश्चित होता है। कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। अब बताइए, पांचवा जो कोष है वो भी तो 32 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी किसमें विभाजित होगा? 5s, 5p, 5d और 5f। किसमें? 5f में। बताइए, टोटल इलेक्ट्रॉन 32 हुए। 2 और 6 8 और 10 18 और 14 32 हुए या नहीं हुए? पांचवा जो कोष है उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन हैं। जब पांचवें कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, छठवें कोष में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो छठवां कोष केवल एस, पी और डी में विभाजित होगा। छठवां कोष किसमें होगा? एस, पी और डी में विभाजित होगा। इसके एफ कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि इसमें एस उपकोष ना हो, परंतु इसके एफ उपकोष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसके एफ उपकोष को हम लिखते ही नहीं है। सातवें कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये केवल एस और पी में ही इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके डी और एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो कोष होते हैं वो उपकोषों में बटे हुए होते हैं, एस, पी, डी, एफ। पहले कोष केवल एस उपकोष में बटा हुआ है। दूसरा जो कोष है वो एस और पी दो उपकोष में बटा हुआ है, अर्थात पी उपकोष दूसरे कोष से प्रारंभ होता है। तीसरा जो कोष है या कक्षा है वो एस, पी और डी तीनों उपकोषों में बटी हुई है। चौथी जो कक्षा है वो एस, पी, डी, एफ चारों उपकोषों में बटी हुई है। तो इस तरह से समरफील्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षा में नहीं, कोषों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोषों में पाए जाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को समरफील्ड ने sp-df चार कोषों में विभाजित किया, लेकिन अब प्रश्न आता है कि इन इलेक्ट्रॉनों में, इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को उपकोष में भरने के लिए, अर्थात उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आफबाउ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। किसने? आफबाउ नामक वैज्ञानिक ने उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरने का सिद्धांत दिया। और इसने क्या सिद्धांत दिया? बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जो कोष होते हैं वो किस में बटे हुए हैं? उपकोषों में। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक है, आफबाउ के सिद्धांत को याद रखने की एक ट्रिक है। एक बार एस बनाइए, फिर दो बार sp बनाइए, फिर दो बार, पहले एस उपकोष है,
फिर पी उपकोष चालू है, 2 बार sp लिख दिया हमने। फिर डी उपकोष चालू है तो एस के ही बाद जो नया उपकोष आएगा उसे एस के बाद ही लिखेंगे। तो नया उपकोष क्या है? एस डी पी, एस डी पी, यानी 2 बार लिखने सभी। पहले एक बार एस लिखा, फिर 2 बार एसपी लिख दिया, फिर 3 बार एसडीपी लिख दिया। अब नया उपकोष मैंने क्या बताया, जो नया उपकोष प्रारंभ होगा वो एस के तुरंत बाद आएगा। तो नया उपकोष क्या हो जाएगा? एस एफ डी पी। और क्या लिखना पड़ेगा हमें? एस एफ डी पी। ये हो गई, यानी हमें एक बार एस लिखना है। देखिए, एक बार हमने एस लिख दिया, 2 बार एसपी लिख दिया, 2 बार हमने एसडीपी लिख दिया, और 2 बार हमने एसएफडीपी और एसएफडीपी लिख दिया। कोई परेशानी? एक बार एस लिखिए, 2 बार एसपी लिख दिए, 2 बार एसडीपी लिख दीजिए, 2 बार एसएफडीपी लिख लीजिए। यानी नया जो कोष आए एफ के बाद, देखिए एस हो गया, नया कोष आया पी तो एस के बाद लिख दिया, नया कोष आया पी एस के बाद लिख दिया। अब नया कोष डी आ रहा है तो एस के बाद डी, और पी तो ऑलरेडी है ही है तो एसडीपी हो गया, एसडीपी हो गया। अब नया कोष कौन सा आ रहा है? एफ आ रहा है तो एफ कहां लिखेगा? एफ एस के बाद, तो एस एफ डीपी तो वही है, डीपी एस एफ डीपी लिख दिया। अब प्रश्न आता है कि मैंने अभी बताया था कि एस उपकोष कौन से कक्षा से प्रारंभ होता है? कोष से, कौन से कोष से प्रारंभ होता है? पहले कोष से, पी दूसरे कोष से, डी तीसरे कोष से, एफ चौथे कोष से प्रारंभ होता है। तो हमारा एस पहले कोष से 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हम आगे जो अंक डाल रहे हैं ये हमारे कोषों को प्रदर्शित कर रहा है। अब आया हमारा पी। पी जो उपकोष है पी, वो कौन से कोष से प्रारंभ हो रहा है? दूसरे कोष से प्रारंभ हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो जहां हम पी को प्रारंभ करेंगे वहां 2 पैसे नंबर डालेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब डी उपकोष कौन से कोष से प्रारंभ हो रहा है? देखिए कौन से कोष से? तीसरे कोष से। तो डी पे से हम नंबर डालेंगे 3 4 5 6। और एफ उपकोष कौन से प्रारंभ हो रहा है? चौथे उपकोष से प्रारंभ हो रहा है। तो चौथे उपकोष से प्रारंभ हो रहा है तो यहां पर 4 और यहां पर 5। कोई परेशानी? भाई एस उपकोष पहले से प्रारंभ हो रहा तो 1 से लेकर के 7 तक हमने नंबर डाल दिए। पी उपकोष दूसरे से प्रारंभ हो रहा है तो 2 से लेकर के 7 तक नंबर डाल दिए। डी उपकोष तीसरे से प्रारंभ हो रहा है और 6 तक चलता है, क्योंकि 18 छठवें कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 से लेकर के कहां है डी? 3 से लेकर के 6 तक नंबर डालिए, 3 4 5 और 6। और आपको मालूम है एफ उपकोष 5वें और चौथे और 5वें 2 ही कक्षाओं में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एफ उपकोष किस में रहता है? चौथे कोष में और 5वें कोष में रहता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। अब इलेक्ट्रॉनों को डाल दीजिए, 2 2 पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, एफ पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10 और पी में 6। ये हमारा आपवाऊ का सिद्धांत तैयार हो गया। आपवाऊ ने इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में बांटा है। अब देखिए, इस सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना बहुत ही ज्यादा सरल है। इस सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा सरल है। अब क्यों सरल है? अब देखिए, इसमें चलो पहले एक बात और बताऊं कि इस यहां पर आपको अपवाद ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने? अपवाद ध्यान रखने। ध्यान रखिए, अगर अंतिम एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो और उससे पहले वाले डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो, देखिए
अंतिम एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो और उससे पहले वाले डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम दो, ये है चौथा, चौथे कोष में एस में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में पहुंच जाता है। यानी अगर ये n बराबर 4 है तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहां n-s पी सॉरी डी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि अंतिम एस उपकोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले वाले डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह एस के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये बन जाता है NS1 n-1 D5। ऐसे ही अंतिम n उपकोष में हो 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम n-1 डी उपकोष में हो 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी ये एस के एक इलेक्ट्रॉन को डी लेगा और हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा NS1 n-1 D10। क्या बन जाएगा, D10। अब इसका मैं तुम्हें कारण बताऊं, कारण क्या है कि मैं अगले वीडियो में आपको इन उपकोषों को कक्षक में डिवाइडेशन बताऊंगा, उपकोषों का डिवाइडेशन किस में बताऊंगा, कक्षकों में बताऊंगा। तो जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं या तो रिक्त कक्षक हो या अर्धपूरित कक्षक हो या पूर्ण पूरित कक्षक हो, ये तीनों ही स्थिति में कक्षक होते हैं स्थायी। कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं। इसमें ये कम स्थायी, ये इससे अधिक स्थायी और ये सबसे अधिक स्थायी होता है। अब डी में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 कक्षक होंगे या नहीं होंगे, 1 2 3 5। डी में कितने कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। अब देखिए ये रिक्त है, स्थायी है। अब इसकी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, मैंने बताया 4। तो अब बताइए ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो ये अपने स्थायित्व पूर्ण करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या नहीं है, अर्धपूरित आधा भरने के लिए इसको अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या नहीं होगा। जब पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, एस के एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये कर देगा अपने 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9। अब बताइए ये 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए तो ये स्थायी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जब ये स्थायी हो जाएगा इसलिए एस के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये क्या बना लेता है, अपने कक्षक को स्थायी बना लेता है। अतः जहां n-2 आए, n-1 D4 आए, वहां 5 कर दो, n-s 2 आए, n-1 D9 आए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर NS1 n-s D10 कर दीजिए। ये अपवाद है, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए प्रश्न आता है, मैं ये बहुत लंबी सारणी हो गई, मैं इसे डिटेल में शॉर्ट में ऊपर लिखूंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहां पर हमने आवभाव के नियम को शॉर्ट में एक लाइन में लिख दिया है। नियम वही है, एक बार एस फिर एसपी एसपी, देखिए एस हो गया, एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी, इस तरह से हमने बनाया है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हमने परमाणु क्रमांक लिया 9 और 9 का हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा क्या होगा। तो कुछ नहीं है, केवल ऊपर वाली संख्याओं को गिनो और कहां तक गिनी है, जहां तक हमारी संख्या 9 हो जाए। अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो रहे हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 9 चाहिए ना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। देखो 2 और 2 4 और 5 9 हो गए क्या नहीं हो गए। तो हम क्या बनाएंगे, 1s2 2s2 और 2p5।
अब 2p5 तक ले लिया, नहीं ले लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन ये, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस उपकोष विन्यास को हम इलेक्ट्रॉन विन्यास में डिवाइड करें तो हमें यहां पर ये क्या बताता है, यहां पर कोषों की संख्या बताता है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए ये दूसरा कोष, ये दूसरा कोष, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ गया, 2,7 हो गया। अगर हम सपोज करें कि हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लें आपके 18, अब 18 अगर हम लेना है तो गिनो, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, अर्थात यहां तक पूर्ण हो गया हमारा। यहां तक हुआ है नहीं, देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18, तो यहां तक ले लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताइए इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाइए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में ये दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा, दोनों दूसरी कक्षा, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ये और 6 ये, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में देखो ये भी तीसरी कक्षा, ये भी तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें उपकोष विन्यास से इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना और भी ज्यादा सरल लगा। तो उपकोष विन्यास से इलेक्ट्रॉन विन्यास आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब देखिए परमाणु क्रमांक 24 आया। अगर 24 को अगर हम देखें तो देखो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4, 6 ये हो गए 10, 2 ये हो गए 12, 6 ये हो गए 18, 2 ये हो गए 20 और 4 की और जरूरत है 24 में। तो यहां पर 3D कितना आ जाएगा, 3D 4 होगा या नहीं होगा बताइए भाई, गिनिए 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d4। अब मैंने आपको एक अपवाद बताया था कि n-s2 हो, n-1 d4 हो, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर के क्या बना लेता है, ns1 n-1 d5 बनता है, नहीं बनता है। एक और बताता ns2 n-1 d5 अगर हो तो क्या हो जाता है, ns1 हो जाता है, n-1 d कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए हमारा यहां पर ns2 और ये n-1 है, ये 4 है, तो ये 30 है, तो n-1 है या नहीं है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो होगा क्या, क्या ये s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। जब s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारा क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना हो जाएगा, 5 होगा या नहीं होगा, 3d 5 होगा या नहीं होगा। अब बताइए क्या हमें अपवादों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 24 अपवाद है, ध्यान रखो भैया, नोट करो, नोट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर d4 आ रहा है तो d5 हो जाता है, d9 आ रहा है तो d10 हो जाता है। अगर हमारी अंतिम कोष d4 पर रुका हुआ तो उसे d5 कर दीजिए, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उपकोष जितने भी अपवाद हैं याद हो जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए तो पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों दूसरी कक्षा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा है या नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हो गए 13। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास बन गया, उपकोष विन्यास से ही इलेक्ट्रॉन विन्यास बन गया। अगला इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं 29, कितना लेते हैं हम 29। अब इसको बनाओ, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 20 में कितने चाहिए 9। यानी यहां पर हमें 3d10 करके 3d9 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। यहां से ऐसे ऐसे करके अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लो। बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब बताइए मैंने अभी बताया था कि अगर ns2 और n-1 d9 हो, कितना हो d9 हो,
तो कितना हो जाता है नान का 10 होगा या नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ जाएगा और कितना हो जाएगा 10। अब बताइए चौथी कक्षा के एस में 2 है, तीसरी कक्षा के डी में कितने हैं 9 है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 होगा या नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएं तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा ये आगे जो लिखे हुए अंक है ये कक्षाओं को बताते हैं, ये 2 लिखा हुआ है ये 2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरी कक्षा हो गई। ये कक्षाओं को बताते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को बताते हैं ऊपर लिखे हुए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, इसमें 6, इसमें कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा है या नहीं है, और देखो ये भी तीसरी कक्षा है या नहीं है, 3 आगे लिखा हुआ है ना, तीनों के आगे 3, तो ये तीसरी कक्षा है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 8 और 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। बताइए क्या इनको याद करने की जरूरत है। अगर हम बात करें 47, किसकी बात करें 47 की बात करें। अब देखिए 1s2 47, यहां देखो 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20, इसे काटो 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 हो गए यहां और 2 38, 38 और यहां पर कितना आ जाएगा 9 आएगा या नहीं आएगा। जब यहां पर 9 आएगा तो 49 तक हमें लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा 49। अब बताइए यहां तक लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d9 है या नहीं है। तो 49 तक हमने लिख दिया। अब 49 तक लिख दिया तो नियम देखो, अंतिम कक्षा डी में 9, अंतिम कोष डी में 9 हो तो एस के 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा। हमारा सही क्या बन जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s1 और 4d10। अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा ये है और ये है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। चौथी कक्षा को देखें, ये चौथी है ये चौथी है ये चौथी है, 2 और 6 8 और 10 18 हो गए, और ये कितनी है 5वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक है 57 अपवाद है बेटा। और 57 अपवाद क्या है कि अगर हम 57 में देखें तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 और 6 36 2 38 10 48 6 54 और 2 56। अब 57वां इलेक्ट्रॉन जाना किसमें चाहिए, जाना चाहिए 4f1 में, लेकिन 4f1 में न जाकर के ये 5d1 में जाता है। ये इसलिए ये अपवाद है। किसमें जाता है, जाना तो चाहिए 4f1 में, लेकिन जा कहां रहा है 5d1 में जा रहा है ये, इसलिए 57वां क्या है अपवाद है। जब मैं आपको आवर्त सारणी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तब आपको इस बात को समझाऊंगा। तो करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 6s2 के बाद आना तो चाहिए 4f1, लेकिन आएगा कितना 5d1 आएगा, इसलिए ये अपवाद है बेटा। इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा और देखिए तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8 8 और 10 18। चौथी कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है 18। पांचवी कक्षा 2 और 6 8 और 1
9 और छठवीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा कितना, ये हो जाएगा 70, 80, 86, 88, 89 में भी अपवाद आएगा। कितना आएगा, 89वां इलेक्ट्रॉन भी अपवाद आएगा। क्यों, जाना तो चाहिए ये 5f1 में, लेकिन इसमें न जा करके जाता ये 6d1 में। कौन सा, 89 वाला। अतः ये अपवाद है। तो दो तो ये अपवाद है और इनको आप समझ ही गए। एक 78वां इलेक्ट्रॉन भी अपवाद होता है। 78वें में क्या होता है, अब मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 78 को अगर हम देखें तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 57, बोल 70, और ये क्या होता है 80 तक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो 78वां है, ये 78वां इलेक्ट्रॉन जो है 5d कितना होना चाहिए, यहां 8 कितना होना चाहिए, 5d 8 होना चाहिए। लेकिन यहां पर 5d 8 होने पर भी s के एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। चलो इसे लिख देता हूं, 5d 8 तक हमें लिखना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, कहां तक लिखना है, 4f14, 6, 5d10, लेकिन ये क्या आएगा 5d10, तो 80 हो जाएगा। 5d होना चाहिए 8। देखिए 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 और ये कितने हुए 54 और 2 56, 70 और ये 80। चलो यहां लिख देता हूं 5d 8, 5d 8 है ये। अब इसमें अपवाद ये है कि 5d 8 होने पर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और हो क्या जाता है ये 6s1, 4f40 और 5d 9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5d 9 हो जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।